हेलो दोस्तों। एएलपी एनटीपीसी जिसका भी एग्ज़ाम एएलपी का है, आप 25 दिसंबर से आप लोगों हो जाइए बिल्कुल तैयार। क्योंकि दोस्तों आज मैं एनसीईआरटी के टोटल 100 प्रश्न लाया हूँ काफ़ी डिस्कशन के साथ, जो आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो पूछे हुए प्रश्नों का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने में है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों धातु का ऑक्साइड पूछ रहा है कि क्या होता है। दोस्तों धातु का ऑक्साइड जो होता है ना, हमेशा अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्ल क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से कम, पीएच मान अगर 7 से कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय। अगर जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्षारीय। अगर एक्यूरेट 7 हो जाता है तो उसको कहते हैं उदासीन। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा धातु का ऑक्साइड है जो अम्लीय है। जैसे CO2 हो गया, यह भी क्या है? अम्लीय है। SO2 हो गया, सल्फर ऑक्साइड, यह भी अम्लीय है। P2O5, ये सब दोस्तों क्या है? अम्लीय है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये बात याद रखना है। और समतल दर्पण में दोस्तों कैसा होता है? समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जो होता है, अगर वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में कैसा बनेगा? वस्तु जब अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। और अवतल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। तो इतनी सारी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन नियम है? तो आपतन कोण की जिया, आप आने वाली किरण को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, है ना। तो आने वाली किरण की ये किरण आपतित किरण हो गया, ये किरण परावर्तित किरण हुआ। यहाँ पर एक लंब डाले तो यहाँ पर एक कोण बनेगा एंगल ऑफ आई, यहाँ पर एक कोण बनेगा एंगल ऑफ आर। इसका कहने का मतलब हुआ कि आपतन कोण की जिया परावर्तन कोण के जिया के मान के बराबर होता है। और दूसरा नियम ये था प्रथम नियम, परावर्तन के प्रथम नियम। दूसरा था कि आपतित किरण तथा प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यहाँ देखिए तीनों एक ही जगह पे है, तो तीनों एक ही समतल पे होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब आप हम समझ सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद वापस टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का खोज पूछेगा किसने किया था? तो रीमर ने किया था। किससे किया था? तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह ज्ञानीमेड से किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों किस नेत्र द्वारा पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? हम लोग जानते हैं जब भी बोलेगा वास्तविक, तो वास्तविक में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है। वास्तविक बोलेगा तो सीधा, उल्टा। वास्तविक मतलब क्या समझना है? उल्टा। काल्पनिक का अर्थ क्या समझना है? सीधा। तो सीधा दोस्तों किस में बनता है? तो सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। और दोस्तों उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। जबकि अवतल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्शन उत्तल को अपसारी, अवतल को अभिसारी कहते हैं। उत्तल को अपसारी, अवतल को अभिसारी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। दोस्तों ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है? तो हम लोग जो है समतल दर्पण में होता है। किस दर्पण में होता है? तो समतल दर्पण में जितना बड़का वस्तु होगा उतने बड़का उसका आकार होगा। ऐसा किस दर्पण में होता है? तो समतल दर्पण में। घर में जो आईना उना देखने के काम करते हैं तो उसमें क्या होता है? समतल दर्पण होता है। अच्छा, इस समतल दर्पण के बारे में और अगर कुछ बताएं तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो पूछा हुआ प्रश्न है, अगर कोई भी व्यक्ति समतल दर्पण के सामने दौड़ लगा रहा है, जब दौड़ लगा रहा है
तो उस व्यक्ति का अगर पूरा चेहरा देखना होगा तो उस दर्पण की ऊंचाई कितना होगा, तो दोस्तों उसका ऊंचाई कितना होगा, कम से कम वस्तु के आधे दोस्तों दर्पण की ऊंचाई होना चाहिए, तभी वो वस्तु तभी वो वस्तु को पूर्ण रूप से देख पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। दोस्तों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। त्रिज्या की r/2, त्रिज्या r हुआ, ये फोकस दूरी हुआ, और वक्रता त्रिज्या r से बटे 2, तो f बराबर r/2 कई बार आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण ये क्या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न अगला है, कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण भी कहलाता है। तो अपसारी दर्पण दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण भी कहलाता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। अभिसारी किस दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि निम्न निर्वात में प्रकाश की चाल है अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है आपसे, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल अगर पूछा जाए कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। कहाँ होता है, निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल पूछेगा कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात से कम किसमें होता है, तो जल में होता है। किसमें होता है, जल में होता है। जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये जल में हो गया। कांच में पूछेगा तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में है, ये कांच में है, ये कांच में है। और सबसे कम दोस्तों किस में होता है, तो नायलॉन में होता है। सबसे कम किस में होता है, NYLON। नायलॉन का खुद दोस्तों कौन किया था, लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मिलकर किया था। और नायलॉन को दोस्तों हम लोग ऊन तंतु कहते हैं। अगर नायलॉन में अगर पूछा जाए कि प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, डिस्कशन काफ़ी शानदार लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक छोटा चैनल आप लोगों के सहयोग से ही बड़ा बनता है। तो चलिए हम लोग और सॉरी एक बात मैं बताना भूल गया, अगर PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में क्या है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों चाहे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण मतलब जिसका दर्पण होगा और उसका लेंस, उसी का लेंस, जिसका दर्पण उसी का लेंस क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे अगर उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का भी जब पूछेगा तो उत्तल लेंस का भी क्या होगा, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस दोनों का क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। जबकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस, तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। दोस्तों तरंगदैर्घ्य किसका मात्रक होता है, किसका होता है, एंगस्ट्रम का। किसका होता है, एंगस्ट्रम का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश एक ऊर्जा है, यह बात न्यूटन ने बोला था, जबकि प्रकाश एक तरंग है, यह बात किसने बोला था, हाइगेंस ने। किसने बोला था, हाइगेंस ने बोला था, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। दोस्तों पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है। अब हम लोग पत्ता देखते हैं, पत्ता, इसी पत्ता में दोस्तों देखिएगा ऐसे ऐसे छिद्र रहता है, ऐसे ऐसे छिद्र रहता है। इस दरअसल यही छिद्र क्या है, रंध्र है। तो ये रंध्र है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। और अच्छा पेड़ पौधा में पूछेगा क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वह स्वपोषी है। क्या है, स्वपोषी है। और क्लोरोफिल के कारण यह क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण दोस्तों पत्ती का रंग हमको कैसा दिखता है? हरा दिखता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है। हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन पूछ रहा है दोस्तों, किसका होता है? तो दोस्तों सबसे तेज जो हृदय धड़कन होता है चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का होता है। अच्छा, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? ये 500 बार धड़कता है। सोचिए, एक इंसान का कितना होता है? सामान्य मनुष्य 72 बार धड़कता है, लेकिन चूहा का 500 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना? 500 बार धड़कता है। और और याद रख लीजिएगा, हाथी। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? हाथी। हाथी का जो धड़कन है वो हाथी के हृदय का धड़कन सबसे कम धड़कता है। 25 से 30 बार ही धड़कता है। कितना? 1 मिनट में 25 से 30 बार ही। 25 से 30 बार किसका? हाथी का धड़कता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्वन का उदाहरण है? पुनरुद्वन की क्षमता हम लोग पढ़े होंगे। तो पुनरुद्वन की क्षमता का उदाहरण दोस्तों इसमें कौन सा है? तो आपको याद रखना है हाइड्रा। क्या रखना है? हाइड्रा। हाइड्रा। अच्छा, पुनरुद्वन की क्षमता क्या है, मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। जैसे हाइड्रा हो गया और छिपकली हो गया। क्या हो गया? छिपकली हो गया, गेंडा हो गया, इन सब। और हमारे शरीर में ऐसा कौन सा जगह है? यकृत हो गया। इसमें क्या होता है? पुनरुद्वन की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसलिए अभी आप लोग देखा होगा, गांव गांव समाज में बच्चे क्या करते हैं? छिपकली का पूंछ को काट दिया जाता है। हाँ, पहले बताया जाता था कि इनसे पैसा मिलता है। तो हमने भी बहुत बार ट्राई किया है, पता नहीं आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये छिपकली जो होता है दोस्तों, अगर उसका पूंछ को काट दीजिएगा कुछ देर बाद में सही हो जाएगा। और छिपकली हो गया। और यकृत, लीवर में भी जख्म ज़्यादा देर से भरता है, जबकि मस्तिष्क का जो घाव होता है वो लेट से छूटता है। छिपकली हो गया, लीवर हो गया, ये सब में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कौन कार्य करता है? तो यह करता है अग्नाशय। क्या करता है? अग्नाशय करता है। सॉरी दोस्तों, विडिशन करता है। क्या करता है? विडिशन करता है। दोस्तों अब विडिशन क्या है? इसको विडिशन बोलिए या शीशन बोलिए। क्या बोलिए? शीशन बोलिए। ये पुरुषों का गुप्त अंग होता है। क्या होता है? जिसको हम लोग लिंग के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विडिशन कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करता है। तो ये पुरुष में होता है। तो पुरुष में होगा तो ये अंडाशय तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि, ये तो मस्तिष्क का भाग है। और पीयूष ग्रंथि दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये बात आपको याद रखना है। और अमाशय के बारे में मैं क्या ही बताऊं, आगे और बताना ही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? मतलब सूचना का आदान प्रदान नहीं करता है। अब वो कौन सा ऐसा अंग है? कान से तो जब सुनबे न करेगा तो सूचना का आदान प्रदान वो कैसे करेगा? नाक का काम समझना होता है। नाक का काम तो सिर्फ सुनना होता है। ये तो बिल्कुल गलत है। आँख का काम सिर्फ दिखना है ना? दिख गया, लेकिन दिमाग रहेगा तब ना हम सूचना का आदान प्रदान उसको बताएंगे कि फलाना काम करना है, फलाना काम नहीं करना है, ये काम करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिमाग हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। और तंत्रिका अब ब्रेन दोस्तों ये होता है, ब्रेन 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट है, समजात अंगों का उदाहरण है। अच्छा, समजात अंग क्या होता है? पहले इस बात को आप समझ लीजिए। समजात अंग होता है कि वैसा जीव वैसा जीव जिसका जो है कुछ लक्षण औरों में भी पाया जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद क्या एक जैसा है? और हमारे हाथ और हाथी के दांत एक जैसा तो नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आलू और घास के ऊपर की भुस्तरी ये भी नहीं मिल रहा है। उपरोक्त सभी ये भी नहीं मिल रहा है। यानी हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद ये दोनों जो है समजात अंगों के उदाहरण है। यानी मनुष्य का हाथ और कुत्ते के अग्रपाद से आगे वाला अग्रपाद मतलब क्या? आगे वाला पैर से मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है। अगला है 55 नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? दोस्तों इसी आहार श्रृंखला को हम लोग कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन। आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो बस बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? अब यहाँ से देखिए, घास संबंध ढूंढना है आपको। घास, मछली तथा बकरी। अच्छा, बकरी को घास खा
खा जाएगी। घास क्या मछली खाएगी? नहीं खाएगी। या मछली या घास खाएगी? नहीं खाएगी। ऐसा तो नहीं होता है। फिर है बकरी, गाय तथा हाथी, इसका भी नहीं मिल रहा है। घास, बकरी तथा मानव, हाँ ये देखो तो बकरी को खा सकता है बकरी खा सकता है घास, है ना, ना घास को खाएगी बकरी। अब बकरी को कौन खा जाएगा? मानव खा जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये ऐसा क्यों हुआ। आप खुद सोचिए ना, घास को बकरी क्या खाती है? घास खाती है, लेकिन बकरी को कौन खा जाता है? मानव खा जाता है। तो ये आहार श्रृंखला है, फूड चेन है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? दोस्तों अजैव निम्नीकरणीय कचरा पूछेगा कौन सा है, तो आपको बताना है, क्या बताना है? थर्मोकोल। क्या बताना है? थर्मोकोल। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों ये गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं। और ये धातु का ऑक्साइड है, इसलिए ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। और मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बताऊं तो ये पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? तो 0.03% पृथ्वी पर ये पाया जाता है। और ऑक्सीजन लगभग 20% ही पाया जाता है। अगर सोचिए, और यूरिया वायुमंडल में पूछेगा यूरिया कितना पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो यही यूरिया पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। और यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों गंगा नदी के प्रदूषण के लिए पूछ रहा है कि कौन उत्तरदायी नहीं है। तो क्या है? गंगा में कपड़े धोना। जी हाँ, गंगा नदी में कपड़ा धोइएगा तो गंगा का पानी खराब होगा, दूषित होगा। गंगा में अजले सबको बहाना, ये भी प्रदूषण का कारण है। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन, ये भी प्रदूषण का कारण है। लेकिन गंगा में मछली पालना, ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, नहीं कारण है प्रदूषण का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि गंगा के पानी खराब क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि गंगा के पानी में T2 या T4 नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? T2 या T4 नामक का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो क्या करता है, इसके अंदर के पानी के अंदर में जो भी बैक्टीरिया होता है उनको मारने का काम करता है। आम पानी तुरंत खराब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों द्रव अवस्था में पूछ रहा है कि कौन सी धातु पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु दोस्तों कौन सा है? धातु पूछे तो आपको बताना है पारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? Mg। अगर मनुष्य के शरीर में अगर पारा का कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? मिनीमाटा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनीमाटा रोग हो जाएगा। मिनीमाटा को मिनीमाता भी लिखा रहता है, तो ये बात देख लीजिएगा आप। और मैं आपको क्या बता दूं दोस्तों, लोहा को हम लोग उद्योग का जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग का जननी कहते हैं। और चांदी का अयस्क पूछे क्या है? तो अर्जेंटाइन। क्या है? अर्जेंटाइन। दोस्तों किसका अयस्क है? चांदी का है। और चांदी का सर्वाधिक उत्पादन पूछेगा कहाँ होता है? तो दोस्तों मैक्सिको में होता है। कहाँ होता है? मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या था? पारा था। क्या था? पारा था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? तो देखिए, सोना को चाकू से नहीं काट सकते हैं, कैल्शियम ये तो आयन है, इसको कैसे काटेंगे? ग्रेफाइट, इसको चाकू से नहीं काटा जा सकता है। हाँ लेकिन सोडियम को काट दिया जाएगा चाकू से। दोस्तों सोडियम के बारे में याद रख लीजिए, ये चाकू से कटती है, हवा में जलती है, पानी में विस्फोट करती है, और किरोसिन में रहती है शांत। बताओ बाबू, इसका नाम कौन सा ऐसा धातु है? बताओ इसका नाम कौन सा ऐसा धातु है जो क्या करती है, जो अभी जस्ट बताए हैं, जो पानी में ब्लास्ट करती है, हवा में नष्ट हो जाती है, लग जाती है आग, और किरोसिन में रहती है शांत।
चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? दोस्तों ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 आबंध पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 आबंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन के बीच में कह रहा है ना, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु ले लिए नाइट्रोजन। जब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो इनके बीच में 3 आबंध पाया जाता है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसलिए इसका 2 हो गया था, इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों ग्लूकोज हमको ऊर्जा देता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। जबकि C12H22O11 ये किसका है? चीनी का है। किसका है? चीनी का है। अच्छा चीनी का है। और अच्छा चीनी जो है, चीनी का उत्पादन पूछेगा सर्वाधिक भारत में कहाँ होता है? तो यूपी में होता है। कहाँ होता है? यूपी में होता है। गन्ने का भी उत्पादन कहाँ होगा? यूपी में ही होगा, क्योंकि गन्ना वहाँ से होता है, तो चीनी कहाँ से होगा? वहीं से होगा। चलिए नेक्स्ट है, अक्रिय तत्व कौन है? दोस्तों अक्रिय तत्व का पहचानने के नियम मैं कल भी बताया था, फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। आपको एक ट्रिक याद रखना है, न्यू आर्गन, न्यू NEW न्यू आर्गन, आर्गन, रेड RED रेड, हील HIL हील, हील, कैप्टन जिनसे करता डील। न्यू से याद रख लीजिएगा नियोन, आर से याद रख लीजिएगा आर्गन, रे से रेडोन, न्यू आर्गन रेड, हिल से याद रख लीजिएगा हीलियम, कैप्टन से याद रख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए, क्रिप्टॉन, कैप्टन जिनसे से याद रख लीजिएगा, जिनसे से याद रख लीजिएगा जेनॉन। दोस्तों जेनॉन को हम लोग क्या कहते हैं? जेनॉन को हाँ जेनॉन को हम लोग नहीं न्यू आर्गन रेड हिल, अच्छा रेडॉन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप रोधी गैस कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर भूकंप आता है वहाँ पर रेडॉन की मात्रा क्या हो जाता है? अधिक बढ़ जाता है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर क्या था? हीलियम था। क्या था? ऑप्शन बी हीलियम बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये तो बच्चा जानता है कि मनुष्य की वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। दोस्तों न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा गया है, एक्सॉन, एंड्रॉन, डेंड्रॉन। ये जो है न्यूरॉन के 3 पार्ट है। तो ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्न में कौन पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? पौधे का उत्सर्जी पदार्थ पूछ रहा है कि इनमें कौन है? टेनिन है, रेजिन है, गोंद है, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सब पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, हरे पेड़ पौधे दोस्तों स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से अगला है एंड्रोजन है। दोस्तों एंड्रोजन है, एंड्रोजन दोस्तों क्या है? एक हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? एक हार्मोन है, और यह पुरुष हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पुरुष हार्मोन है। तो आप ऑप्शन को पहले खोजते चलिए। स्त्रीलिंग हार्मोन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और ये पाचक रस, मैंने बताया हार्मोन है, यहाँ रस दिखा रहा है, तो पाचक रस भी नहीं होगा। पैराथाइड हार्मोन, ये तो पैराथाइड हार्मोन ये भी नहीं होगा। नर लिंग हार्मोन, क्योंकि ये पुरुष में है तो पुरुष को नर कहते हैं, तो ये क्या है? नर हार्मोन है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, एक होता है एंड्रोजन और एक होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये भी क्या है? पुरुष हार्मोन है। ये काम क्या होता है? जैसे पुरुषों में दाढ़ी का आना, आवाज़ का भारीपन होना, और ये सब लक्षण दोस्तों जो दिखाता है कौन सा हार्मोन के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। और ठीक उसी प्रकार महिलाओं में भी दोस्तों कुछ हार्मोन पाया जाता है। ये एंड्रोजन हो गया। एस्ट्रोजन कौन सा पाया जाता है? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें पाया जाता है? महिला में पाया जाता है। और प्रोजेस्ट्रॉन ये भी महिला में पाया जाता है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महिला में स्तन का विकास होना और आवाज़ पतला होना, इन सब कौन सा हार्मोन के कारण होता है? तो ये सब इसी हार्मोन के कारण होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। यह महिलाओं में संभवतः 12 से 14 वर्ष के बीच में
यह हार्मोन का स्राव होने लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के खाली स्थान को दोस्तों हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑक्सीजन है। दोस्तों ऑक्सीजन जो है यह एक पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। ना तो ये एंजाइम है, ना तो वसा है, ना तो कार्बोहाइड्रेट है, यह एक हार्मोन है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, तो ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। दोस्तों जिब्रेलिन से याद रख लीजिएगा, जिब्रेलिन को दोस्तों हम लोग कहते हैं फूल खिलाने वाला हार्मोन। क्वेश्चन पूछेगा कि फूल खिलाने वाला हार्मोन हम लोग किसको कहते हैं? जिब्रेलिन कहते हैं। और यह कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने में है, ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है। दोस्तों ग्वाइटर और घेंघा इसको हम लोग कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं गलगंठ। क्या कहते हैं? गलगंठ। ग्वाइटर बोलिए या घेंघा बोलिए या गलगंठ बोलिए, ये किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और रक्त की कमी से, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने में है, शुक्राणु बनता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनेगा? दोस्तों शुक्राणु जो होता है वो नर जनन भाग का हिस्सा है, वो पुरुषों में बनता है। तो यहाँ गर्भाशय में, गर्भाशय तो महिला में होती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अंडाशय में, ये भी महिला का ही जनन भाग है, तो ये भी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मूत्राशय, ये पुरुष और महिला दोनों में होता है, लेकिन शुक्राणु मैंने बताया कि ये पुरुषों में बनता है। ये वृषण में, वृषण बोलिए या इसी को शीशन बोलिए या इसी को लिंग बोलिए, इसी से जो हार्मोन स्राव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? दोस्तों पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? तो ये हो जाएगा, थोड़ा दोस्तों इसमें ऑप्शन में कंफ्यूजन लग रहा है, आप देख लीजिएगा। अगर पता है तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। यह पूछेगा प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत ये कौन दिया है? ये भी चार्ल्स डार्विन ने ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लेमार्क, याद रख लीजिएगा, फिलोसफिक जूलॉजी इन्हीं का बुक है, ये बात याद रख लीजिएगा। और लेमार्क के बाद चलिए हम आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो दोस्तों जो मच्छर डेंगू फैलाता है, जिस मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, वो हमेशा साफ पानी में रहता है। कैसा पानी में रहता है? साफ जल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि डेंगू मच्छर कितना डिग्री के कोण पर काटता है? दोस्तों ये 45 डिग्री के कोण पर काटता है। आजकल का क्वेश्चन का लेवल भैया ऐसा आ गया है ना, क्या ही मैं आपको बताऊँ। क्या पूछ देगा ये समझना बहुत मुश्किल है। जो कहता है कि यही पढ़ा देंगे यही फंस जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ के जाइए, अच्छा से तैयारी कीजिए, तो आपसे रिजल्ट ज़रूर होगा। चलिए डेंगू हो गया। अच्छा, डेंगू का मच्छर का नाम पूछेगा क्या है? तो बताना है मादा एंडीज एजिप्टाई। क्या नाम है? मादा एंडीज एजिप्टाई, ये डेंगू का मच्छर का नाम है। तो ये बात आपको याद रखना है। और डेंगू को दोस्तों हम लोग कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू को अगला नाम से हम क्या जानते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार पूछेगा किसको कहते हैं? डेंगू को कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर जो होता है पूरा शरीर में ऐंठन और दर्द फीलिंग होती है। चलिए नेक्स्ट है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। दोस्तों जौ से जाइलम, जौ से जल, फल से फ्लोएम, फल से फल। तो फल से क्या होगा कि एनर्जी आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में हमको कहाँ क्या सब दिख रहा है? ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। देखिए फ्रक्टोज यानी फलों की शर्करा को हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लैक्टोज हम लोग किसको कहते हैं? दूध में पाया जाता है लैक्टोज। चलिए सुक्रोज ये चीनी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? दोस्तों अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है अंतर्ग्रहण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? अंतर्ग्रहण विधि द्वारा होता है। और हाँ, अपना भोजन ये कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है?
एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीव है। यह अपना भोजन कूटपात विधि द्वारा भी ग्रहण करता है। किस विधि द्वारा? कूटपात विधि द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इथेन में अणु के कितने सहसंयोजक बंधन है? इथेन में अणु के कितने सहसंयोजक बंधन है? तो दोस्तों इथेन में जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इथेन का पहले आप फार्मूला देखिए। इथेन का फार्मूला होता है C2H6। क्या होता है इथेन का फार्मूला? C2H6। ये इथेन का फार्मूला हो गया। तो पूछेगा कि इसमें कार्बन कितना होता है? 2 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 6 होता है। तो क्वेश्चन पूछिए इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो आप फटाफट आंसर बताइए। तो 2 और सहसंयोजक मतलब दोनों के संयोग से, इधर 2 है, हाँ, कितना हो जाएगा इथेन में? इथेन में कितना हो जाएगा? C2H6। तो कितना हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य में वृक्क में निम्न मनुष्य में वृक्क के निम्न में किससे संबंधित है? वृक्क यानी किडनी, ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन। क्योंकि हमारे मूत्र मार्ग जो हम पानी पीते हैं तो सब पानी हमारे शरीर में नहीं रहता है, कुछ मूत्र के द्वारा विसर्जन हो जाता है, उसको कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, पेड़ पौधा में पूछेगा कि भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। जबकि जल का परिवहन कौन करता है? जल का परिवहन जाइलम करता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे लंबी शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका दोस्तों पूछेगा कौन है? तंत्रिका तंत्र है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछेगा कौन है? तो अब तब आपको बताना अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? दोस्तों मेंडल चाचा ने अपने अनुवांशिकी का प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधे पे किया था। कभी कभी एग्जाम में बड़ा चला करता है, इस मटर का पौधा नहीं रहेगा, कभी दे देगा मीठा मटर या गार्डन मटर। तो जो भी लिखा रहेगा आप लोग देख लीजिएगा। तो जो गार्डन मटर था आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, चाहे जैसा भी ऑप्शन मिले उस हिसाब से आपको टिक करना है। चलिए तो दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न। लगभग 60-70 प्रश्न हो गया है, लेकिन डिस्कशन के साथ लगभग 100 प्रश्न तो जरूर पूर्ण गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ITIHAS इतिहास इतिहास की DUNIYA दुनिया 99 ये लिख करके सर्च कीजिए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। धन्यवाद। जिसका 25 तारीख का एग्ज़ाम है, आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक।